अध्याय 2461 बहादुर पुरानी दुनिया। सनी लड़खड़ा गया और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। धत, वह असंभव रूप से कमज़ोर था। वह बेहद कमज़ोर था। वह बुरी तरह से घायल था, कल्पना से परे थका हुआ था और गिरने को तैयार था। उसका शरीर बेहद धीमा और बेधगा था और उसके ऊपर वह सिर्फ अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी था उसके प्रति ही सचेत था। परछाइयाँ उसकी इंद्रियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थीं और उनके बिना वह चमगादड़ की तरह अंधा महसूस करता था। ऐसा लगता था कि कोई भी व्यक्ति इस दयनीय रूप से शक्तिहीन, अत्यंत सीमित और भयावह रूप से नीरस स्थिति में रह सकता है। रुको, क्या ये वैसा ही नहीं है जैसा सांसारिक होना महसूस होता है? सनी ने पूरी तरह से सदमे में आकर कई बार पलकें झपकाईं। हाँ, वह किसी ऐसे कष्टदायक अभिशाप के अधीन नहीं था जिसने उसके शरीर और आत्मा को अपंग बना दिया हो। वह बस एक बार फिर से एक साधारण व्यक्ति बनकर रह गया था। दरअसल वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, तेज और लचीला था। आखिरकार वह इस समय एक कुपोषित किशोर का नहीं बल्कि एक सुपोषित वयस्क के, कुछ हद तक जर्जर लेकिन फिर भी प्रशिक्षित और तरोताज़ा शरीर में था। वह मिराज सिटी पुलिस विभाग के जासूस सनी थे। वास्तविक क्या? पहले उसकी यादें एक सपने जैसी लगती थीं, जबकि शैतान जासूस का व्यक्तित्व उसके असली रूप जैसा लगता था। अब स्थितियां उलट गई थीं। सनी एक बार फिर खुद बन गया था, जबकि थके हुए जासूस की यादें एक अस्पष्ट, दूर के सपने जैसी लग रही थीं। उनके अन्य अवतारों की संवेदनाएं भी उतनी ही अस्पष्ट थीं, मानो वे पानी के विशाल पिंड के माध्यम से उन तक पहुंच रही हों, या शायद किसी बड़े दर्पण की चांदी जैसी सतह के माध्यम से। वह एक सांसारिक शरीर में था। उसके पास न तो उसका पहलू था, न ही उसके गुण, न ही कोई सार, न ही कोई मूल। उसका क्षेत्र चला गया था। उसके पास न तो उसकी छायाएं थीं और न ही उसकी परछाइयां, और उसकी अपनी परछाई भी अब कोई अमूल्य सहायक नहीं थी। वह बस मौन और निश्चल थी, एक मृत वस्तु की तरह उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही पल पहले अस्तित्व की यह सरल और अपर्याप्त अवस्था उसे बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन अब सनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपंग हो गया हो, जैसे उसके सारे अंग काट दिए गए हों और उसकी सारी इंद्रियां सुन्न हो गई हों। ये बहुत भयानक लगा। उसने बेतहाशा एफी का हाथ पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचाने के लिए उसे सहारा दिया। उसके होठों से एक धीमी कराह निकली और फिर एक दबी हुई गाली। शाप। जब सनी एक बार फिर से सांसारिकता को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके सिर के ऊपर एक उलझन भरी आवाज गूंजी। अरे दोस्त, क्या तुम ठीक हो, मिस्टर डेविल डिटेक्टिव? निराशा से ऊपर देखते हुए सनी ने मुंह बनाया और दांत पीसते हुए थूका। क्या शैतान जासूस है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मैं साधारण हूं। एफी कुछ पलों तक असमंजस से उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। छाया लड़का, क्या ये सचमुच तुम हो? तुम्हें याद आया? सनी ने एफी का हाथ छोड़ दिया और सीधा होकर धीरे धीरे अपना संयम वापस पा लिया। मुझे शैडो बॉय कहना बंद करो, लानत है। और हाँ, ये मैं ही हूं। मुझे याद था। कैसे? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एफी ने अचानक अपनी हथेली उसके मुंह पर दबा दी और उसे चुप करा दिया। उसकी आंखों से आश्चर्य और उलझन गायब हो गई, उसकी जगह घबराहट ने ले ली। सावधानी से इधर उधर देखते हुए वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, यहाँ नहीं, ऐसी जगह नहीं जहाँ कोई हमारी बात सुन सके। क्यों न हम बात करने के लिए कोई और एकांत जगह ढूंढ लें? सनी ने भौहें चढ़ाईं, फिर कार की ओर इशारा किया। तभी एफी ने अपना हाथ हटाया और मुस्कुरा दी। तो फिर चलो साथी। निजी तौर पर मैं मिराज पीडी का एक नौसिखिया हत्याकांड जासूस भूख से मर रहा हूँ। तुम्हारा क्या हाल है? वह जवाब देना चाहता था पर दे नहीं पाया, क्योंकि अब जब वह रोज़मर्रा की जिंदगी से ऊब चुका था तो उसे अचानक फिर से खाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो असल में सनी भी काफ़ी भूखा था। उद्धरण क्या काम है? हाँ, मैं खा सकता हूँ। उसने एक पल उसे गौर से देखा, फिर सिर हिलाया और कार में चढ़ गई। सनी भी कार में चढ़ गया और खुद को ड्राइवर की सीट पर पाया। उसे एक बिल्कुल अनजान कंट्रोल सिस्टम मिला जिसे चलाना वह किसी तरह जानता था। कुछ सेकंड उस अजीबोगरीब पीटीवी के डैशबोर्ड को गौर से देखने के बाद सनी ने शक भरे भाव से चाबी इग्निशन में डाली, फिर उसे थोड़ा सा घुमा दिया। पीटीवी इतनी तेज आवाज के साथ दहाड़ रहा था जिसे केवल अप्रिय ही कहा जा सकता है। वह किसी शिकारी के सामने डर से मर रहे कांपते हुए जानवर की तरह कंपन कर रहा था, तथा उसके पिछले हिस्से से हानिकारक गैस की मोटी धार निकल रही थी। सनी ने इस आदिम मशीन की बर्बरता को देखकर कुछ बार पलकें झपकाईं और एफी की ओर देखा। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जिस अजीब दुनिया में वे खुद को पा रहे थे वह अंधकार काल से पहले की जागृत दुनिया जैसी थी, लेकिन यह मूर्खता का एक बिल्कुल नया स्तर था। उद्धरण चिन्ह। क्या लोग सचमुच इन राक्षसी चीजों को चलाते थे? एफी ने भौहें चढ़ाईं। मुझे कैसे पता होगा? सनी ने अपना हाथ पहिए पर रखा और आह भरी।
गोरा, उसने कुछ पल शैतान जासूस की मांसपेशियों की याददाश्त को हावी होने दिया और कुछ पल खुद को उस पर भरोसा करने के लिए मनाया। फिर वह गाड़ी चलाकर चला गया। उसे इस बात का गहरा एहसास था कि चूंकि वह फिर से एक साधारण इंसान बन गया था, इसलिए पुरानी पीटीवी को स्ट्रीट लैंप से टकराने से उसकी जान भी जा सकती थी। ये वाकई बहुत अपमानजनक था। वह मृत्यु का अधिपति, सड़क के लैंप से मारा जाना। भला कौन इतनी तेज रफ्तार वाली टक्कर जैसी मामूली चीज से मरेगा। खुशकिस्मती से उसे तुरंत किसी चीज से टक्कर नहीं लगी और 1-2 मिनट बाद तेज बदबू पैदा करने वाली मशीन को नियंत्रित करना उसे स्वाभाविक लगने लगा। उसे अजीब कंपनों की भी आदत हो गई जब तक कि वे पृष्ठभूमि में घुल मिल नहीं गए। हम कहाँ जा रहे हैं? एफी ने कंधे उचकाए। नकली तुम की याददाश्त में झांकने की कोशिश करो। एक जर्जर और वीरान ढाबे को ढूंढो जहां वह अक्सर जाता था। उस चिड़चिड़े असंतुष्ट व्यक्ति के चरित्र को देखते हुए कम से कम एक तो होना ही चाहिए। सनी ने इस सलाह की अजीबता के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और ठीक वैसा ही किया। उसने शैतान जासूस की याददाश्त में झांकने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद जादुई तरीके से एक जगह उसके दिमाग में आ गई, साथ ही वहां पहुंचने का तरीका भी। उद्धरण ... कितना आसान। ये बहुत अजीब था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और पीटीवी को सही दिशा में घुमा दिया। लेकिन कुछ ही देर में उसमें से अजीब सी आवाजें आने लगी और वह अचानक शांत हो गई, मानो उसकी शक्ति खत्म हो गई हो। सनी ने बमुश्किल उसे सड़क किनारे पार्क किया, इससे पहले कि गाड़ी पूरी तरह से गति खो देती। वह और एफी दोनों ही चौंक गए और भ्रमित हो गए। क्या इसमें क्या गड़बड़ है? सनी ने अनजान डैशबोर्ड को घूरा, फिर चाबी इधर उधर घुमाई। पीटीवी ने कुछ घुटन भरी सांसें लीं, लेकिन फिर स्टार्ट नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी देर बाद एफी ने अनिश्चित स्वर में एक सुझाव दिया। क्या इसमें बिजली खत्म हो गई है? क्या हमें इसे चार्ज करने की ज़रूरत है? सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। मुझे यकीन नहीं है। शायद, लेकिन हम इस चीज़ को चार्ज कैसे करेंगे? उसने कुछ देर सोचा, फिर झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह सामान्य पीटीवी की तुलना में सैन्य पीटीवी की तरह अधिक है। मेरा मतलब है, यदि आप इसमें ईंधन सेल डाल दें तो ये स्वयं चार्ज हो सकता है। एफी खांसने लगी। मुझे लगता है कि वे तरल ईंधन का उपयोग करते हैं, किसी प्रकार का पेट्रोलियम व्युत्पन्न। डार्क टाइम्स से पहले भी यह सामान प्रचुर मात्रा में था। सनी ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। क्या तुम पागल हो? कौन सा मूर्ख अपने वाहन में ज्वलनशील पदार्थ भरेगा? एफी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं। ये गाड़ी एक आंतरिक दहन इंजन का इस्तेमाल कर रही है। असल में यह अनगिनत छोटे छोटे विस्फोटों की शक्ति का इस्तेमाल करके चलती है। हमने इनके बारे में इतिहास की कक्षा में पढ़ा था, इसीलिए उस चीज़ को इग्निशन कहते हैं। सनी हंसा। हाँ ठीक है, लाखों लोग छोटे छोटे विस्फोटों की धाराओं पर सवार होकर घूम रहे हैं। एफी के चुटकुले सचमुच बहुत ज्यादा थे। हालांकि ये देखते हुए कि वह उसे गंभीरता से देख रही थी, सनी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। रुको, क्या तुम गंभीर हो? उसने नीचे उस स्थान की ओर देखा जहां पीटीवी का इंजन छिपा हुआ था। उसकी आंखों में भय का भाव था। थोड़ी देर बाद सनी ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों ने आधी दुनिया को उड़ा दिया। सनी को यह याद करने में थोड़ा वक्त लगा कि शैतान जासूस ने पुराने पीटीवी की डिक्की में ईंधन का एक कनस्तर रखा था। फिर उसे यह समझने में और वक्त लगा कि उस भयावह तीखे तरल को गाड़ी में कैसे डाला जाए। इस दौरान वह बारिश में भीग रहा था और मन ही मन गालियां दे रहा था। बारिश में रहने से उसे सचमुच बहुत ठंड लग रही थी। सनी मौसम के आगे बेबस होने का एहसास लगभग भूल ही गया था, इसलिए उसके लिए यह एक अनोखा अनुभव था। कहने की ज़रूरत नहीं कि वह बदहवास मूड में ही पीटीवी पर वापस चढ़ा। एफी को गहरी भौहें चढ़ाकर देखते हुए उसने गहरी आह भरी और पूछा, क्या आपका सांसारिक दूसरा व्यक्तित्व भी नींद से वंचित, क्रोध से भरा हुआ है, जो निकोटीन और शराब की अस्वास्थ्यकर खुराक के अलावा और कुछ नहीं चाहता? वह हंसी और अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं तो बस इस बात का जीता जागता उदाहरण हूं कि कैसे नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली आपके लिए अच्छी है। मेरा मतलब है, हाँ, अचानक से नीरस हो जाना थोड़ा विचलित करने वाला जरूर था, लेकिन असल में मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। ऊर्जा से भरपूर एफी ने अपने सुडौल आकर्षक शरीर की ओर इशारा किया। ये दिलचस्प है। मैं कभी भी स्वस्थ और साधारण नहीं रही, इसलिए यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। सनी की निगाहें कटु हो गईं। अच्छा ऐसा है। उसने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाते हुए कार स्टार्ट की और उसे पुनः आगे की ओर बढ़ा दिया। जैसे जैसे वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, वह मिराज सिटी के नज़ारों को एक नए नज़रिए से निहार पा रहा था। सनी को बेशक डार्क टाइम्स से पहले के शहरों का अंदाज़ा था, लेकिन सिर्फ पुराने फुटेज, वेबटून चित्रों और फिल्म सेटों से, अपनी आंखों से और बारीकी से ये सब देखना बिल्कुल अलग अनुभव था। वह ये देखकर निराश हुए बिना नहीं रह सका कि सब कुछ कितना अलग दिख रहा था।
शहर के चारों ओर कोई अवरोध नहीं थे, कोई मिश्र धातु के टावर नहीं थे, और न ही सक्रिय नाइटमेयर गेट्स के चारों ओर कोई अलगाव गुंबद थे जो इधर उधर बिखरे पड़े थे। हवा बेशक सांस लेने लायक थी और नागरिक बारिश से डरते नहीं दिख रहे थे, मानो उसके तेजाब में बदलने की कोई संभावना ही न हो। वास्तुकला उनके आदि से बिल्कुल अलग थी और इमारतें भी एनक्यूएससी की तुलना में कई गुना नीची थीं, इस तथ्य के बावजूद कि वे पूरी तरह से ऊपर की ओर बनी थीं। लगभग कोई भूमिगत स्तर नहीं था। शहर में कोई परतें नहीं थीं, बस एक समतल सतह थी जिस पर जगह जगह पहाड़ियां और छोटे छोटे पर्वत उभरे हुए थे। सब कुछ इतना सरल और सहज लग रहा था, भले ही शैतान जासूस को यह भारी और तनाव से भरा हुआ लग रहा था। आपके अनुसार ये शहर कितना बड़ा है? एफी ने एक क्षण के लिए विचार किया। ओह, मुझे लगता है कि इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, 20 करोड़ के आसपास, जिसमें महानगरीय क्षेत्र भी शामिल है। सनी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। 20 मिलियन लोग, ये बहुत छोटी संख्या है। शैतान जासूस की धुंधली यादों से उसे जो आभास हुआ था, उसके अनुसार मिराज सिटी एक विशाल महानगर था जो मानवीय पापों की बाढ़ में घुट रहा था। हालांकि 1 करोड़, यहाँ तक कि 20 या 30 भी एक छोटी सी संख्या थी। करोड़ों की आबादी वाले शहर की तो बात ही छोड़िए, एनक्यूएससी के बाहरी इलाकों में ही उससे कई गुना ज्यादा लोग रहते थे। मिराज सिटी एक गांव था और इसके बावजूद किसी तरह वहां भीड़भाड़ दिख रही थी। शायद इसलिए कि सभी ने किसी न किसी तरह पीटीवी लाइसेंस हासिल कर लिया था, बजाय इसके कि आम लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते। नतीजतन न सिर्फ हवा जहरीले धुएं और शोर से भरी थी, बल्कि ट्रैफिक के कारण कोई भी समय पर कहीं पहुंच नहीं पा रहा था। लोग बस सड़क पर फंसे हुए थे, उनकी गाड़ियां इतनी धीमी गति से रेंग रही थीं कि पैदल चलने वाले भी उनसे आगे निकल रहे थे। फिर भी पैदल चलने वाले असल इंसान अपने ही शहर में एक अधीनस्थ प्रजाति बनकर रह गए थे, जो डर के मारे सड़कों के किनारे चिपके हुए थे ताकि असली दबंग जीवों पीटीवी के लिए रास्ता बना सकें। और वे कार्गो पीटीवी भी नहीं थे, उनमें से लगभग सभी निजी उपयोग के लिए थे। इसका कोई मतलब नहीं निकला। क्या यहाँ किसी को यह नज़र नहीं आ रहा कि यह उद्धरण कितना बेतुका है? नगर प्रबंधन क्या कर रहा है? नहीं, दरअसल अगर उन्हें ठीक से याद है तो अनगिनत लोग यहाँ सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर भूमिगत रेलगाड़ियाँ। बस बात यह थी कि नेटवर्क भी उतना ही अपर्याप्त था और इतनी छोटी आबादी की भी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से भीड़भाड़ बढ़ जाती थी और व्यस्ततम घंटों में यातायात असहनीय रूप से निराशाजनक हो जाता था। खैर, आखिरी बात तो वाकई समझ में आई। अंधकार युग से पहले की आदिम तकनीक और जादू टोने की तकनीक के अभाव में भूमिगत सुरंगें खोदना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। हालांकि इन्हें ज़मीन के नीचे खोदने की असली वजह यही थी कि ऊपरी सड़कें निजी वाहनों के लिए हड़प ली गई थीं। भूमिगत सुरंगें, हो कहीं दूर सनी के एक अवतार ने आंखों में चमक लिए ऊपर देखा। बेस्टियन ने अभी अभी अपना सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क विकसित करना शुरू किया था और ड्रीम रियल्म में भी कोई आधुनिक तकनीक या स्पेलटेक नहीं था। हालांकि वहां सनी थी, और सनी के पास प्रचुरता की छाया थी। भविष्य की मेट्रो प्रणाली की नींव रखने के लिए बेस्टियन के नीचे सुरंगों का एक विशाल जाल बनाने में पवित्र कृमि को कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं। क्या मुझे कैसी से इस बारे में बात करनी चाहिए? हमें कुछ इंजीनियरों की ज़रूरत होगी। ज़रूर, हाँ, बहुत सारे, लेकिन जब तक उन्हें पता रहेगा कि सुरंगें कैसे बनेंगी और कौन बनाएगा, तब तक ये काम बखूबी चल सकता है। सनी कुछ देर के लिए विचलित हो गया और जब तक वह होश में आया, वे पहले से ही उस जर्जर भोजनालय के पास पहुंच चुके थे जहां शैतान जासूस अक्सर आया करता था। अगर वह उदार होता तो इस जगह को विचित्र और साधारण कहा जा सकता था, लेकिन अगर वह उदार नहीं होता तो वह इसे कूड़े के ढेर जैसा बताता जो खाने पीने की जगह के रूप में छिपा हुआ था। भोजनालय छोटा, जर्जर और सजावट में बेहद कमज़ोर था। असल में सजावट का कोई नामोनिशान नहीं था, बस कुछ सस्ती मेज़ें और उसी तरह की सस्ती कुर्सियां थीं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मजदूर करते थे, इसलिए यहाँ सिर्फ दोपहर के भोजन के समय और शाम को, जब लोग काम से छुट्टी पाते थे, मेहमान आते थे। इस समय वह स्थान पूरी तरह से खाली था, केवल एक क्रोधी वेट्रेस थी जो ऑर्डर देने के तुरंत बाद कहीं गायब हो गई। ... हालांकि भोजन चमत्कारी था। हे भगवान, सनी ने बड़ी बड़ी आंखों से एफी को देखा। एफी भी उसी तरह मंत्रमुग्ध भाव से उसे देख रही थी। पीने का पानी असीमित था। हर व्यंजन पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री से बना था, एक भी कृत्रिम निवाला नजर नहीं आया। स्वाद भरपूर था, साइड डिश ताज़ा थे और उन्हें बार बार भरा जा सकता था, और परोसे गए व्यंजन भी बहुत ज़्यादा थे। इन सब के बावजूद खाना बेहद सस्ता था। ये कैसे संभव है? एनक्यूएससी में बहुत कम लोग इस तरह का खाना खा सकते थे, और जो खा सकते भी थे उन्हें इतने स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ता था। स्वप्न लोक में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर खाना कृत्रिम था और जागृत जगत से आयात किया जाता था। क्या मैं स्वर्ग में हूँ? कुछ समय के लिए सनी असहज रूप से एफी के समान हो गई थी,
वह स्वादिष्ट भोजन को बिना किसी शिष्टाचार के या बिल्कुल भी नहीं खा रही थी और अधिक से अधिक ऑर्डर कर रही थी। थोड़ी देर बाद बहुत तृप्त होने और खाने से नींद आने पर उसने उसे घबराहट से देखा और पूछा, वैसे आपने इस बात पर जोर क्यों दिया कि हमें एकांत में बात करनी चाहिए? एफी पीछे झुकी, अपनी कमर ढीली की और गहरी संतुष्ट मुस्कान के साथ अपने सपाट पेट को थपथपाया। ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना है कि अगर स्थानीय लोगों ने हमें चरित्रहीन होते देख लिया तो हम शायद बुरी तरह मर जाएंगे। सनी कुछ पल वहीं रुकी रही, फिर उस दरवाजे पर एक नज़र डाली जिसके पीछे वेट्रेस गायब हो गई थी। सुनसान ढाबे में और कोई नहीं था और गंदी खिड़की के पास से गुजर रहे पैदल यात्री उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। उसने भौहें उठाईं। ऐसा कैसे? एफी ने एक लंबी आह भरी और फिर से बोलने से पहले खुद के लिए एक कप पानी डाला। आखिरकार वह पीछे झुकी और धीमे स्वर में बोली, खैर, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कैसे आईं, लेकिन मैं घर पर थी, मिराज पीडी की नई पदोन्नत जासूस एथेना के घर। एक शादीशुदा औरत जिसका एक प्यारा पति और एक प्यारा बच्चा था। दरअसल 2 प्यारे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। कहने की ज़रूरत नहीं कि वे मेरे बच्चे नहीं थे और न ही मेरे पति। इसलिए जब उसने मुझे चूमने की कोशिश की तो जाहिर है कि मैं उसे पसंद नहीं कर रही थी। सनी ने भौहें चढ़ाईं। रुको, तुम्हें शुरू से ही पता था कि तुम असल में कौन हो? एफी ने सिर हिलाया। हाँ, हम कल्पना के हॉल में दाखिल हुए। फिर मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली है। अगली बात जो मुझे याद आई, मैं लिविंग रूम में खड़ी कपड़े तह कर रही थी। मैं अकेली थी, बेसुध और पूरी तरह से घूम गई थी। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हुआ था, मुझ पर 2 अति उत्साही बच्चों ने हमला कर दिया, जो मम्मी के साथ पुलिस और लुटेरे का खेल खेलना चाहते थे। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। पुलिस और लुटेरे क्या हैं? एफी ने उपहास किया। जाहिर है, यह अवेकेंड और एबोमिनेशंस का स्थानीय संस्करण है। खैर, हाँ, मुझे कभी यह भ्रम नहीं हुआ कि मैं असली जासूस एथेना हूँ। बच्चे बहुत प्यारे और मनमोहक थे, इसलिए भले ही मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी, फिर भी मैं जो हो रहा था उसके साथ चल रही थी और उनके साथ खेलते हुए धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश कर रही थी। इस तरह मुझे इस जगह के बारे में बुनियादी बातें पता चलीं और अपनी समकक्ष की यादों को खंगालना सीखा। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक उसका पति नहीं आ गया। सनी उदास होकर मुस्कुराए। क्या, जब वह चुंबन के लिए गया तो क्या तुमने उसे थप्पड़ मारा? एफी ने एक आनंदहीन हंसी निकाली। नहीं, शायद मैं ऐसा करती, लेकिन मेरी प्रवृत्ति अभी भी एक संत की है। आप जानते ही हैं कि यह कैसा होता है, हमें सांसारिक लोगों के आसपास सावधान रहना चाहिए, इसलिए उस पर प्रहार करने का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। मैं बस वहां से हट गई और उसे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि किसी भी प्रकार का चुंबन, दबाव, दुलार या छेड़खानी नहीं होगी। सनी ने उसे चिड़ी हुई नज़र से देखा। मुझे विवरण की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मालूम है। वह मुस्कुराए। क्यों, क्या मैं प्रेमालाप का प्रशंसक नहीं हूँ? नेफ, ऐसा नहीं है। सनी ने उपहास किया। अरे महिला, मैं प्रशंसक नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ। एफी कुछ देर तक चुपचाप उसे देखती रही, फिर अपना सिर पीछे झुका लिया और जोर से हंस पड़ी। ओह ओह भगवान, क्या क्या तुमने सचमुच ऐसा कहा? सनी ने चुनौती भरे स्वर में अपनी ठुड्डी उठाई और मुस्कुराहट दबा ली। मैंने न केवल ये कहा, बल्कि मेरे हर शब्द का मतलब भी यही था। वह कुछ देर तक हंसती रही, फिर अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है, शैडो बॉय, तुम वास्तव में पास से इतने डरावने नहीं हो, है ना? सनी ने कंधे उचका दिए। नहीं, जब तक कि आप हानिकर चीजों से नहीं डरते, जैसे कि अंधेरे देवता जो मृत आत्माओं की सेना का नेतृत्व करते हैं और आपको अनंत दास्ता में डाल सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी आपको बचने का रास्ता नहीं देती। मुझे लगता है। एफी मुस्कुराए। सही। उसने कुछ देर तक उसे देखा, फिर आह भरी। खैर, किसी भी मामले में, जिस क्षण मैंने उस आदमी के स्नेह को अस्वीकार कर दिया, जिस क्षण मैंने चरित्र को तोड़ा, कुछ बहुत ही डरावना हुआ। उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या? एफी ने पानी का घूंट लिया और गंभीर भाव से दूर तक देखने लगी। वह बदल गया। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि बच्चे भी बदल गए थे। ऐसा नहीं था कि वे किसी भयावह दुष्वप्न जैसे जीव में बदल गए थे या उनमें भयानक शक्तियां दिखाई देने लगी थीं, वे बस मानो जड़ हो गए थे, मेरी ओर एक अजीब सी नज़र से देखने लगे थे और भूलने लगे थे। वे अब भी इंसान लग रहे थे, लेकिन उस पल उनमें ज़रा भी इंसानियत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बयां करूं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बहुत ही गड़बड़ थी। कुछ खोखला और एक इंसान, या यहाँ तक कि एक घृणित प्राणी से बिल्कुल अलग। सनी की भौहें गहरी हो गईं। परिचित लगता है। एफी ने संक्षिप्तता से सिर हिलाया। हाँ, ये सचमुच परिचित था। दरअसल मैंने पहले भी ऐसी आंखें देखी हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा, छतरियों की एक नदी के नीचे भागते हुए राहगीरों की भीड़ को। मैंने इसे युद्ध के दौरान बेस्टियन में देखा था, जब अन्य लोगों में से एक ने एथा होने का नाटक किया था।
सनी की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम्हारा मतलब है? एफी ने उसकी ओर उदास दृष्टि से देखा। हाँ, मेरे कथित पति, प्यारे बच्चे, अपराध स्थल पर मौजूद पुलिस, ब्लैक स्नैक, वह वेट्रेस जिसने हमें खाना परोसा, और मिराज सिटी में रहने वाले बाकी 2 करोड़ तथाकथित लोग, ये सब दूसरे हैं। सनी अचानक डर के मारे स्तब्ध हो गई। इन दिनों उसे अक्सर डर नहीं लगता था, लेकिन यह विचार कि 2 करोड़ अन्य लोग उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं, उसे भयभीत करने के लिए पर्याप्त था। दरअसल, अगर 1 दशक से भी ज्यादा समय तक तमाम तरह की भयावहता झेलने के बाद सनी की डरने की क्षमता इतनी कम नहीं हुई होती, तो वह भी पूरी तरह से डर गया होता। धीरे से अपना सिर घुमाकर सनी ने खिड़की के बाहर पैदल चलने वालों की लगातार आती जाती भीड़, उनके पीछे शोर मचाते पीटीवी की बाड़ और क्षितिज के पार फैली ऊंची इमारतों के घने जंगल को देखा। अचानक मिराज सिटी अब इतनी छोटी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक असीम खाई है जिसमें आतंक की अथाह गहराई छिपी हुई है। एफी ने मुंह बनाया। देखो, तुम एक सुप्रीम हो जो एक शक्तिहीन सांसारिक इंसान बन गए हो, जबकि वे दूसरे हैं जिन्हें शक्तिहीन सांसारिक इंसान बना दिया गया था। और जब तक हर कोई अपनी भूमिकाएं ईमानदारी से निभाता है, वे इन भूमिकाओं से बंधे रहते हैं, अपने किरदारों के अलावा कुछ और नहीं बन पाते। सौभाग्य से मैंने समय रहते जासूस एफी की तरह अभिनय करना शुरू कर दिया और मेरा खौफनाक परिवार सामान्य हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह मुस्कुराए। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे क्यों सावधान रहना पड़ा था। मैं आपको देखकर खुश तो था, लेकिन साथ ही मुझे यकीन नहीं था कि आप ही हैं। मैं सोचता रहा, क्या ये असली परछाइयों का स्वामी है, या ये कोई और है जो बस परछाइयों के स्वामी जैसा दिखता है। मैं यूं ही नहीं पूछ सकता था, क्योंकि इसका मतलब होता चरित्र का उल्लंघन। इसलिए मैंने सोचा कि मैं साथ खेलूंगा और देखूंगा कि आगे क्या होता है। धीरे धीरे सांस लेते हुए सनी ने एफी की ओर देखा, कुछ क्षण रुका और समान स्वर में पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि यहाँ हर कोई अन्य है? उसने कंधे उचकाए। काफी हद तक यकीन है। स्वाभाविक रूप से दूसरों के बारे में वास्तव में कोई भी इतना नहीं जानता। हालांकि एफी ने आह भरी और अपने लिए और पानी डाला। ये तो समझ में आता है न? क्लान वेलोर हमेशा से अदस से सावधान रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अदस कभी कभी ग्रेट मिरर से बच निकलते थे। वे प्रतिबिंबों के दूसरी तरफ से आते थे, ट्रू बेस्टियन से। लेकिन वे वहां कैसे पहुंचे और कहां से आए? अगर फॉल्स बेस्टियन का ग्रेट मिरर सचमुच असली ग्रेट मिरर के प्रतिबिंब से ज्यादा कुछ नहीं है, तो क्या होगा अगर वे वहीं रहते हैं? वे असली ग्रेट मिरर के अंदर फंसे हुए हैं, और अब हम भी। सनी ने धीरे से सांस ली। हाँ, मुझे लगता है कि यह बात सही है। एफी ने अपने होंठ चबाए, फिर धीरे से कहा, यह कल्पना की वह शापित दानव है, मिराज या जो भी उसका नाम था। उसने रिवरगेट, बेस्टियन और ग्रेट मिरर का निर्माण किया। उसने दूसरों को भी ग्रेट मिरर के अंदर छिपे हुए क्षेत्र में डाल दिया होगा। हाँ, हो सकता है कि उसने ही भयानक खौफनाक जीवों का निर्माण किया हो, हम जानते हैं। सनी ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। लेकिन कल्पना के दानव द्वारा निर्मित एक भ्रामक क्षेत्र अंधकार काल से पहले के पृथ्वी शहर जैसा क्यों होगा? एफी ने चारों ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराए। यही तो सवाल है न? सनी कुछ देर तक चुप रहा, सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, जब तक कि मिराज ही वह व्यक्ति न हो जिसने इस शहर का निर्माण किया हो। एफी ने उसे संदेह भरी नज़र से देखा। अगर कल्पना का महान और भयानक दानव नहीं, तो कौन? इस जगह को सचमुच जादू के लिए मिराज सिटी कहा जाता है। सनी ने अपना सिर हिलाया। जरा सोचो, मिराज ने शायद बेस्टियन बनाया होगा, इसके असली और भ्रामक दोनों रूप, लेकिन बेस्टियन सिर्फ इतना ही नहीं है। इसे जादू ने ले लिया है और इसे एक गढ़ में बदल दिया है। एक महान गढ़ और कुछ नहीं। तो दूसरे गढ़ों की तरह जादू ने इस जगह की खासियत को ले लिया होगा और इसके मालिक को इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका दिया होगा। इसे एक घटक में बदल दिया होगा। एफी ने अपनी नाक सिकोड़ ली। मैं समझ नहीं पाया, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैंने, बेस्टियन के वर्तमान स्वामी ने, मिराज सिटी का निर्माण किया है? सनी ने फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह आप थे। मुझे लगता है कि किसी ने बेस्टियन के उस घटक को अपने साथ मिला लिया है और आपकी जगह मिराज सिटी बना दी है। वह कुछ क्षण तक हिचकिचाया, फिर बोला, स्वाभाविक रूप से हम कल्पना के दानव के बारे में ज्यादा नहीं जानते। हालांकि हम जानते हैं कि उसकी शक्तियां कल्पनाओं, भ्रमों और काल्पनिक चीजों से जुड़ी थीं, जैसे बादलों से उठते परी कथाओं जैसे महल पानी की सतह पर दिखाई देते थे। और उसके शौक में झीलें बनाना और शीशों से छेड़छाड़ करना शामिल था। सनी मंद मंद मुस्कुराए। तो उसके बादलों के महल के हृदय में क्या छिपा होगा? एक भयानक हथियार, परावर्तनों से उत्पन्न भयानक प्राणियों के लिए एक कारागार। नहीं, मुझे लगता है कि यह स्थान, ये भयानक शहर जो लाखों अन्य लोगों को कैद कर रहा है, एक खेल का मैदान है। एफी हंसा। रुको, एक खेल का मैदान? पहले खिलौनों का कमरा, अब एक खेल का मैदान?
क्या यह नीरस बचपन की भरपाई करने का तुम्हारा अजीब तरीका है? सनी ने उपहास किया। काश नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जगह, कल्पना का महल, एक तरह का खेल का मैदान बनने के लिए ही बनाया गया है। एक ऐसा क्षेत्र जहां मिराज की कल्पना की गई कोई भी चीज़ हकीकत बन जाती, ठीक उस भ्रामक गढ़ की तरह जिसमें स्थायित्व नहीं है, जो उसकी हर इच्छा के अनुसार बदल सकता है। उस वास्तविकता को आबाद करने और उसकी इच्छानुसार भूमिकाएं निभाने के लिए प्राणियों से परिपूर्ण। आखिरकार कल्पना का दानव केवल जीवित प्राणियों का निर्माण नहीं कर सकता था, यह ऐसा कुछ था जो केवल देवता ही कर सकते थे। खैर और नेदर, एफी पीछे झुक गई और भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन कल्पना का दानव चला गया है और उसका ये खेल का मैदान दुर्स्वप्न मंत्र द्वारा गढ़ के एक घटक में बदल दिया गया है, जिससे जागृत को इसे नियंत्रित करने की अनुमति मिल गई है। सनी ने सिर हिलाया। सिर्फ बेस्टियन के असली मालिक वार्डन और एनविल की मिरर मेज की खोज नहीं कर पाए और न ही कल्पना के महल तक पहुंच पाए। इसके बजाय कोई और यहां आ गया और इस जगह को अपना बना लिया। एफी की भौहें गहरी हो गईं। उद्धरण चिन्ह ... मॉडरेट। उसकी आवाज़ जरा भी उत्साहपूर्ण नहीं थी। दरअसल सनी ने अपने सहज दोस्त को इतना उदास शायद ही कभी सुना था। वह भी बहुत खुश नहीं था। या तो वह या मॉर्गन ही थे। होना ही था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस शहर को सचेत रूप से बनाया था या ग्रेट मिरर ने बस उनके अवचेतन से इसका खाका निकाला था, लेकिन यह निश्चित रूप से उनमें से एक था। एफी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। ठीक है, मॉर्गन भी यहाँ है, लेकिन हमें नहीं पता कि वे दोनों कहाँ हैं। सनी मुस्कुराया। कौन कह रहा है? दरअसल मैंने मॉर्गन और मॉडरेट दोनों को पहले ही ढूंढ लिया है। ओह, मैंने इस काम के दौरान सेंट को भी ढूंढ लिया। एफी ने कुछ बार पलकें झपकाईं। तुमने कब? असल में कोई बात नहीं। वाह शैडो बॉय, तुम सच में बहुत तेज काम करते हो। इतना तेज सच में कि मुझे लगता है कि क्या तुम भी इतने तेज हो। सनी ने अपनी कुर्सी को मेज के नीचे धकेल दिया, अपने साधारण पैर में दर्द से कराह उठा और बोला, मॉडरेट वेलोर ग्रुप का युवा सीईओ है, जो एक निजी समूह है जो मूल रूप से शहर को नियंत्रित करता है। राजनेता, अदालतें, पुलिस, लगभग हर कोई उनकी जेब में है, इसलिए वह लगभग अछूत है। एफी ने अपनी भौहें उठाईं। क्या ये कैसे संभव है? मेरा मतलब है, एक निजी कंपनी के पास सरकार से भी ज्यादा शक्ति हो। जनता की तो बात ही छोड़िए। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है न? सनी ने कंधे उचका दिए। जरूर, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हम एक काल्पनिक दुनिया में हैं, याद है। ये स्वाभाविक ही है कि यहाँ कुछ चीज़ें पूरी तरह से काल्पनिक होंगी, वास्तविकता पर आधारित बिल्कुल नहीं। उन्हें यकीन नहीं था कि अंधकार काल से पहले चीज़ें कैसे काम करती थीं, लेकिन एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से धन और निजी स्वार्थ से संचालित हो, एक ऐसी अवधारणा प्रतीत होती थी जो बहुत ही अतार्किक थी। आखिरकार मानव लालच असीम था, इसलिए कौन अपने सही दिमाग में उसके आसपास विश्व व्यवस्था का आधार बनाएगा? ये कल्पना करते हुए कि यदि एको प्रभारी होता तो दुनिया का क्या होता, सनी अचानक पसीने से तरबतर हो गया। मृत देवताओं की कसम, आशा करते हैं कि वह कभी शासक न बने। वह मंद मुस्कान के साथ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अच्छा, महान कुलों के बारे में सोचो। क्या सरकार और जनता तो क्या उनके विरुद्ध कुछ कर सकती थी? नहीं, इस अर्थ में वेलोर समूह महान कुल वेलोर से बहुत भिन्न नहीं है। सनी ने आह भरी। सेंट एक कुलीन, उच्च सुरक्षा वाले मानसिक अस्पताल में एक नामी मनोचिकित्सक बन गया है, जबकि मॉर्गन उस अस्पताल में एक मरीज है। एफी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या मॉर्गन पागलखाने में है? उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे खुद देखा था। दरअसल उसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। बस जब उसने तुम्हें ढूंढा तो मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। एफी ने भौहें चढ़ाईं। मॉर्गन को भी पता था कि वह कौन है। इसका मतलब है कि हम दोनों का इस जगह से कोई ब्रेन वॉश नहीं हुआ और तुम में से एक का हुआ। तुम में क्या अंतर है? नहीं, रुको, उसने तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए क्यों कहा? उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ? सनी कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों पर मिराज सिटी का असर क्यों नहीं हुआ। बाकी मुझे नहीं लगता कि मॉर्गन को पता था कि तुम यहाँ हो। हालांकि उसने मुझे किसी वजह से तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। जरा सोचो, मुझे होश कैसे आया? एफी ने एक दो बार पलकें झपकाईं। अच्छा, हमने उन गुंडों के साथ मारपीट की, फिर तुमने ऐसा किया जब मैंने तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए कहा था। सनी ने फिर सिर हिलाया। सचमुच, तुमने मुझे छुआ और कहा कि मैं इससे बाहर निकल आऊं, और मैं बाहर निकल आया। मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग था, बल्कि मुझे लगता है कि बेस्टियन के स्वामी होने के नाते यहाँ तुम्हारा कुछ अधिकार है। इसीलिए मॉर्गन ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। ये वाकई सबसे तार्किक निष्कर्ष था। सनी को यह मानकर खुशी होती कि दोस्ती की ताकत से ही उसे होश आया है। आखिरकार काई ने ही उसे उन लोगों की याद दिलाकर शैडो डांस के दलदल से निकाला था जिनकी वह परवाह करता था, लेकिन वह जानता था कि यहाँ कुछ और भी चल रहा है।
ये जगह, मिराज सिटी, कोई भ्रम मात्र नहीं थी। ये कल्पना के दानव की विलक्षण शक्ति से प्रेरित एक कल्पना थी जो हकीकत बन गई थी। ये स्वप्न लोक की किसी भी अन्य जगह से कम वास्तविक नहीं थी, और सनी जिस जगह से बचकर आई थी वह केवल एक भ्रम नहीं था, यह एक दानव का जादू था। चाहे वह खुद को कितना भी ऊंचा समझता हो, वह जानता था कि वह कल्पना के दानव मिराज की इच्छाशक्ति पर विजय पाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। इसके बजाय उसने महान दर्पण में उसके द्वारा निर्मित एक तंत्र के माध्यम से अपनी आत्मचेतना पुनः प्राप्त कर ली थी। एफी मुस्कुराए। ओह, ये जानकर अच्छा लगा कि यहाँ मेरे पास कुछ अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अधिकार जताने की भावना रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह को आज़ादी से नियंत्रित कर सकता हूँ। मैंने अब तक जो भी कोशिश की वह काम नहीं आई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ मेरा रास्ता रोक रही है। सनी ने उसकी ओर उदास दृष्टि से देखा। ठीक है, स्वाभाविक है। आखिरकार किसी ने आपके, चलो इसे प्रशासक अधिकार कहते हैं। उसने अपने होंठ भींच लिए, मुंह बनाया, फिर सनी को जिज्ञासा भरी नज़र से देखा। अरे चोर, फिर हम क्या करें? उसने कंधे उचकाए। क्या ये स्पष्ट नहीं है? उस कमीने को ढूंढो, घटक पर अपना नियंत्रण वापस पाओ। जो मैं ढूंढ रहा हूं उसे ढूंढो और यहां से निकल जाओ। सनी ने कुछ देर सोचा, फिर उदास स्वर में कहा, बेशक ये बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें ये सब हासिल करना ही होगा। एक थके हुए जासूस की भूमिका निभाते हुए जो नियमों से नहीं खेलता, और उसका चुलबुला युवा साथी बेबाकी से। एफी ने अपना रुख बदला और थोड़ा आगे झुकी। फिर सनी की तरफ देखते हुए वह सुस्ती से मुस्कुराए। दिलेर जवान साथी, है ना? खैर, मैं निश्चित रूप से दिलेर हूँ। ध्यान देने के लिए धन्यवाद, मुझे लगता है। लेकिन जवान, मुझे लगता है कि तुम मुझसे छोटे हो। सनी ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे को सहलाने की इच्छा को दबा लिया। उसने मुस्कुराती हुई महिला की आंखों में देखा और थोड़े असंतुष्ट स्वर में जवाब दिया, उम्र एक सापेक्षिक चीज़ है। हो सकता है मैं तुमसे कुछ साल बाद पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्या मैंने तुमसे कम जिया है? इस समय तो मुझे भी यकीन नहीं है। और मैं एक साथ 7 जिंदगियां जी रहा हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं 7 गुना तेजी से बूढ़ा हो रहा हूँ? कौन जाने, बिल्कुल नहीं। बात यह है कि शैतान जासूस तुम्हारे समकक्ष से सीनियर है, इसलिए मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। एफी की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई और उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है बड़े भाई। सनी कांप उठी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। उसने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं, फिर पीछे झुकी और कंधे उचका दिए। खैर, जो भी हो, बहरहाल हमारा अगला कदम क्या है? सनी ने कुछ देर तक उसके सवाल पर विचार किया। अंततः उसकी भौहें तन गईं। हमारा निशाना वेलोर ग्रुप के सीईओ मॉडरेट हैं। उनके अलावा 2 और दिलचस्प लोग हैं, सेंट और मॉर्गन। सेंट को खुद की याद नहीं है, वह ग्रेट मिरर द्वारा सौंपी गई भूमिका निभा रही हैं। ये तो उसकी बेहद खूबसूरत थेरेपिस्ट की बात है। कौन बात कर रहा था? सनी को सेंट के मानवीय रूप को देखने और सुनने का वह विचित्र अनुभव याद आ गया। अब जब उसे अपनी आत्मचेतना वापस मिल गई थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। ये रोमांचक था, थोड़ा रोमांचकारी, लेकिन ज़्यादातर ये पूरी तरह से गलत लगा। उसने अपना गला साफ किया, फिर आगे बोला, आप सेंट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन वह हमारे लिए एक बेहद मूल्यवान सहयोगी बन सकती है, बशर्ते हम उसे उसकी असलियत याद दिलाते रहें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमें मॉर्गन तक पहुंचने में मदद कर सकती है। उसकी अभिव्यक्ति अंधकार में हो गई। सेंट अनमोल है, लेकिन मॉर्गन अनमोल है। इस समय हमारे पास सबसे ज़्यादा कमी जानकारी की है, और लगता है कि उसे इस बारे में बहुत कुछ पता है कि क्या हो रहा है, कम से कम हमसे तो कहीं ज़्यादा। हालांकि उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वह शरणस्थल एक अभेद्य किले जैसा है जो किसी को भी अंदर आने और बाहर निकलने से रोकने के लिए बनाया गया है। सनी कुछ क्षण के लिए रुकी और फिर उदास होकर बोली, जहां तक मॉडरेट की बात है, वह शायद मिराज सिटी का सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। हमें नहीं पता कि उसे खुद के बारे में याद है या नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि वह किसी न किसी तरह निहिलिस्ट मामले से जुड़ा हुआ है। एफी ने भौहें उठाईं। ओह रुको, इससे पहले शैतान जासूस ने बताया था कि वह जानता है कि निहिलिस्ट कौन है, और उसे यह साबित करने के लिए केवल ठोस सबूत की ज़रूरत है। मुझे मत बताना कि उसका मतलब शहर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से था। जब सनी चुप रही तो एफी की आंखें चौड़ी हो गईं। वेलोर ग्रुप का युवा सीईओ मॉडरेट, वह दुष्ट व्यक्ति रात में लोगों की निर्मम हत्या करता फिरता है। सनी ने आह भरी। शैतान जासूस को यकीन था कि वह मॉडरेट था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। हालांकि उसके पास उस आदमी से नफरत करने का एक कारण था। सनी ने भौहें चढ़ाकर अपने प्रतिपक्षी की धुंधली, स्वप्न सी यादों को समझने की कोशिश की। तथ्य थे, भावनाएं थीं, विचार और संदेह थे, सब कुछ नफरत, जुनून और अनिद्रा के गहरे रंगों में रंगा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया, हर कोई सोचता है कि निहिलिस्ट ने कभी कोई सुराग नहीं छोड़ा,
लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। पहले अपराध स्थल पर एक सबूत था, एक खून का नमूना जो पीड़ित का नहीं था। उस डीएनए परीक्षण से पता चला कि वह किसी और का नहीं बल्कि वेलोर ग्रुप के उत्तराधिकारी मॉडरेट का था। एफी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। क्या उसके पास अपराध स्थल से जुड़े सबूत थे? फिर वह अभी भी आज़ाद क्यों घूम रहा है? सनी कड़वाहट से मुस्कुराया, क्योंकि उसके पास एक मजबूत बहाना था। वीडियो सबूत मौजूद थे जो साबित करते थे कि हत्या के समय मॉडरेट शहर के दूसरी तरफ था, इसलिए उच्च अधिकारियों ने जांच को दबाने का फैसला किया। खून का नमूना नष्ट कर दिया गया और जो भी उसके संपर्क में आया था उसे चुप रहने की धमकी दी गई। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। हालांकि शैतान जासूस ही इस मामले का प्रभारी था और उसने मामले को जाने देने से इनकार कर दिया। उसका मानना था कि वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसलिए वेलोर ग्रुप और उसके सीईओ की जांच होमिसाइड डिवीजन कैप्टन की मौन स्वीकृति से जारी रही। एफी ने असमंजस से उसकी ओर देखा। फिर क्या हुआ? सनी कुछ देर चुप रहा, फिर शांत स्वर में बोला, कैप्टन एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल हो गईं और उनकी मृत्यु हो गई। मेरे समकक्ष को यकीन था कि जांच के कारण उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने मॉडरेट को घेरने की कोशिश की, जिससे उनकी सुरक्षा टीम से उनकी बहस हो गई। कहने की जरूरत नहीं कि यह एक नासमझी भरा फैसला था। हालांकि तब तक निहिलिस्ट एक सार्वजनिक खतरा बन चुके थे, इसलिए वे मुझे आसानी से नहीं हटा सकते थे। इसके बजाय मुझे अदालत द्वारा अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए भेज दिया गया और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तक निलंबित कर दिया गया। उसने आह भरी। और हम यहाँ हैं। एफी ने कुछ देर तक उसके शब्दों पर विचार किया, फिर मंद मुस्कुराए। तो इसीलिए तो आप इतने उत्साहित थे जब उन गुंडों ने वेलोर ग्रुप की ओर इशारा किया था। नवीनतम पीड़ित की पहचान हमें मॉडरेट की फिर से पड़ताल करने का बहाना देती है। सनी ने सिर हिलाया। हाँ, वे खून का नमूना तो दफना सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वे लाश को नहीं दफना सकते। अब जबकि वेलोर से सीधे जुड़े एक व्यक्ति की निहिलिस्ट द्वारा हत्या कर दी गई है, हम खुलेआम उनकी जांच कर सकते हैं और कोई भी हमें सार्वजनिक आक्रोश का जोखिम उठाए बिना उस सुराग को छोड़ने के लिए दबाव नहीं डाल पाएगा। एफी मुस्कुराए। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ब्लैक स्नैक वाला वह बच्चा वेलोर ग्रुप से कैसे जुड़ा था, है ना? इससे हमें मॉडरेट से संपर्क करने का एक आधिकारिक कारण मिल जाएगा। और एक बार जब हम मॉडरेट से संपर्क कर लेंगे, सनी उदास होकर मुस्कुराए, हम इसे कान से खेलेंगे। ओह, वैसे मॉर्गन ने मुझे कुछ और बताया था जब मैंने उसे देखा था। उसकी मुस्कान अचानक ठंडी पड़ गई। उसने मुझे बताया कि मॉडरेट को वास्तव में यहाँ मारा जा सकता है। एफी ने भौहें उठाईं। आप दिनदहाड़े उसकी हत्या करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है ना? सनी कुछ क्षण तक रुका रहा, फिर उसने अफसोस से अपना सिर हिलाया। नहीं, यह शायद शैतान जासूस के चरित्र के अनुरूप नहीं होगा। उसने एफी की ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि यह आकर्षक लगता है। मिराज सिटी सेंटर फॉर ट्रबल्ड यूथ्स एक धर्मार्थ संगठन जिसे वेलोर ग्रुप द्वारा अपराधी युवाओं को समाज में अपना स्थान पाने में मदद करने के लिए स्थापित किया गया था, जर्ज भोजनालय से कुछ दूरी पर स्थित था। सनी को याद आया कि डेविल डिटेक्टिव के पुराने पीटीवी में सही तरीके से ईंधन कैसे भरा जाता है और वह एक पेट्रोल पंप पर रुका, फिर मिराज सिटी के अपने मानसिक मानचित्र की जांच की और हिचकिचाते हुए रास्ते की योजना बनाई। जैसे जैसे वे गाड़ी चला रहे थे, पुराने शहर के अनोखे नज़ारे धीरे धीरे अजीब लगने लगे। उसे अजीबोगरीब वास्तुकला, शोरगुल वाले पीटीवी की भरमार, क्वारंटाइन जोन की कमी और इस सब की सपाट प्रकृति की आदत हो रही थी। हालांकि वे लोग बहुत अजीब थे, हालांकि उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह अजीबता क्या थी। ये भय का अभाव था। मिराज सिटी के सभी लोगों की अपनी अपनी चिंताएं थीं, लेकिन उनकी आंखों में वह सूक्ष्म सतर्कता नहीं थी जो जागृत दुनिया के सभी मनुष्यों में होती है। आखिरकार किसी भी क्षण उनके सामने एक दुर्स्वप्न द्वार खुल सकता था। कोई भी सोया हुआ व्यक्ति जो दरारों से फिसल गया हो, दुर्स्वप्न प्राणी में बदल सकता था और उत्पात मचा सकता था। जागृत जगत के मनुष्य अचानक बेतुकी मौत के निरंतर खतरे के आदी हो चुके थे और उसे अपने जीवन में दखल देने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन उस डर ने उन पर अपनी छाप छोड़ी थी। हालांकि यहाँ मिराज सिटी में ऐसा कोई खतरा नहीं था। लोग अमर नहीं थे, लेकिन उनके सामने आने वाले सभी खतरे सांसारिक थे। उन्हें वास्तविकता के निवासियों जैसा अस्तित्वगत भय नहीं सहना पड़ता था, और न ही उन पर किसी बड़ी और भयावह शक्ति का शासन था जिसके सामने वे शक्तिहीन थे। दुर्स्वप्न मंत्र। सनी सोच रही थी कि दुर्स्वप्नों के अत्याचार से मुक्त दुनिया में रहना कैसा लगता होगा। बिना किसी डर के जीना। वे संभवतः अपने स्वयं के भय का आविष्कार करेंगे और उन्हीं से निर्मित जेल में रहेंगे। एफी ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा, फिर आलसी स्वर में पूछा, अरे साथी, मैं सोच रहा था। सनी ने कराह को दबा दिया। ये शुभ संकेत नहीं था। किस बारे में? एफी एक क्षण के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। बात बस इतनी सी है कि क्या इस साहसिक कार्य से मुझे एक संप्रभु बनने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था? लेकिन इसके बजाय मैं एक साधारण व्यक्ति बन गई, पहले की तुलना में सर्वोच्चता से 3 रैंक आगे।
काई को भयानक पतित देवताओं से लड़ने का मौका मिलता है, लेकिन मैं तीसरे दर्जे के गुंडों से हाथापाई करते हुए एक ऐसे व्यक्ति के प्रस्ताव को चकमा दे रही हूं जो सोचता है कि वह मेरा पति है। ये तो ठीक नहीं है। सनी ने उसे तिरछी नज़र से देखा। ये साहसिक कार्य तुम्हें चौथे दुष्स्वप्न के लिए तैयार करने के लिए है। लेकिन काई और तुम अलग अलग लोग हो। तुम्हें जो सीखना है वह भी अलग है। उसने भौहें उठाईं। ओह, और आपके विचार से मुझे क्या सीखना चाहिए? उसने धीरे से सांस छोड़ी। खैर, इस बारे में दरअसल मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है। आप एक धोखेबाज इंसान हैं, लेकिन मुझसे अलग तरीके से। एफी कुछ देर तक असमंजस में उसे देखती रही, फिर जोर से हंस पड़ी। मैं एक धोखेबाज इंसान? आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो एक खुली किताब हूँ। सनी ने उपहास किया। यही तो मैं बात कर रही हूँ। सच में आप दोनों दो हैं। एक है एफी, रेज्ड बाय वुल्व्स, एक खुशमिजाज और सहज महिला जो जिंदगी में किसी भी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। ऐसी ही हर कोई मिलता है। लेकिन इन सब के पीछे एथेना भी है, जो जिंदा खाए जाने से पैदा हुई है। एक चतुर और निर्दयी इंसान जिसे इस दुनिया में अपने हर कदम के लिए बेतहाशा संघर्ष करना पड़ा। इसे ज्यादातर लोग देख नहीं पाते, लेकिन मुझे पता है कि वो वहाँ है। एफी ने कुछ क्षणों तक उसका निरीक्षण किया, फिर सीटी बजाई और दूसरी ओर देखने लगी। वाह, तुम तो निराश हो, तुम्हें मालूम है? सनी ने भौहें उठाईं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह हंसी। मेरा मतलब है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक चतुर व्यक्ति खुशमिजाज और सहज हो सकता है ना? सुनो, तुम उदास और आनंद विनाशक। तुम पूरी तरह गलत हो। मैं सिर्फ एक ही हूँ। मैं खुशमिजाजी के झूठे मुखौटे के पीछे नहीं छुप रहा हूँ। मैं बस जिंदगी का आनंद लेना जानता हूँ, भले ही कभी कभी यह निगलने के लिए बहुत कड़वा लगे। सनी मंद मंद मुस्कुराए। ये निगलने के लिए बहुत कड़वा है? आपके लिए ये सब भोजन के रूपक हैं, है ना? वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर कंधे उचका दिए। मुद्दा यह है कि काई को खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम में नहीं है। इसके विपरीत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और उसे पाने से डरते नहीं हो। असल में मुझे लगता है कि यही समस्या है। तुम जो चाहते थे वह सब तुम्हें मिल चुका है। तुमने अपने लिए उस तरह का जीवन बनाया है जिससे तुम पूरी तरह संतुष्ट हो, इसलिए तुम इतने हताश नहीं हो। एफी ने भौहें उठाईं। मैं इतनी हताश नहीं हूँ। मैं अक्सर बहुत हताश महसूस करती हूँ। साथ ही हर बार जब मैं अपने पति और अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे उनकी रक्षा करने की बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हम सभी के लिए क्या आने वाला है। उसकी आवाज़ कुछ क्षण के लिए अपनी सामान्य लापरवाही खोकर गंभीर हो गई थी। सनी ने अपना सिर हिलाया। बात तो यही है, एक संप्रभु वह होता है जो दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार नया रूप दे सकता है, इसलिए सभी सर्वोच्चों का जन्म दुनिया को बदलने की तीव्र इच्छा से होता है। अन्यथा इसे नया रूप देने का उनका दृढ़ संकल्प कहाँ से आता? लेकिन आप दुनिया को बदलना नहीं चाहते, बल्कि आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दुनिया अपना आकार बनाए रखे, क्योंकि यह पहले से ही आपके अनुकूल है। आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं जो अपने जीवन से सचमुच संतुष्ट हैं, और ये मुझे यकीन नहीं है कि क्या ये पर्याप्त है। सनी को अचानक एफी के साथ हुई एक बातचीत याद आ गई जो उसने बहुत पहले की थी। उसने नेफिस से ज़्यादा ताकतवर बनने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, और एफी ने उससे कहा था कि जब तक उसे दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, वह नेफिस से ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाएगा। यही एक वजह थी कि आखिरकार उसने अंटार्कटिका की खतरनाक यात्रा की थी। अब वह जो कुछ उसे बता रहा था वह बिल्कुल वैसा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उनकी भूमिकाएं बदल गई थीं। एफी कुछ देर तक चुप रही, फिर आह भरी। क्या अपने जीवन से संतुष्ट रहना इतना बड़ा पाप है? सनी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में, यदि आप इसे प्राप्त करने का कोई गुप्त तरीका जानते हैं तो कृपया मुझे सिखाएं। एफी हंसी, फिर मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें संतुष्टि के बारे में सिखाऊं? ठीक है, सुनो आंटी, एफी के एक और पाठ का समय हो गया है। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे नहीं, उसे अचानक एहसास हुआ कि वह उसके साथ एक पीटीवी में फंस गया है और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। शहर के व्यस्त कंक्रीट के जंगल के बाद परेशान युवाओं का केंद्र अजीब तरह से शांत और मनोरम लग रहा था। यह एक शांत इलाके में स्थित था और शहर के अधिकांश हिस्से पर इसका कब्जा था। मैदान एक साफ सुथरी बाड़ से घिरा हुआ था, जो इतना विशाल था कि एक साधारण पार्क और खेल सुविधाओं का एक अच्छा संग्रह, एक फुटबॉल मैदान से लेकर कई टेनिस कोर्ट तक, समा सके। मूसलाधार बारिश को देखते हुए ऊपर बताए गए परेशान युवा ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इमारतें साफ सुथरी और सुव्यवस्थित दिख रही थीं। एक मुख्य इमारत थी जहां कक्षाएं चलती थीं, 2 छात्रावास, एक कैफेटेरिया हॉल वगैरह। कुल मिलाकर युवा केंद्र किसी प्रतिष्ठित संपन्न विश्वविद्यालय के परिसर जैसा लग रहा था। यहां तक कि कोने पर एक सड़क संगीतकार भी था, जो एक बड़े काले छाते के नीचे छिपकर एक पुराने गिटार पर शांतिपूर्ण धुन बजा रहा था।
सनी और एफी ने एक दूसरे को सावधानी से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये जितना अधिक मासूम दिखता है। एफी ने भौहें चढ़ाकर वाक्य समाप्त किया। आमतौर पर यह अधिक डरावना होता है। दोनों में से किसी को भी यह बात पसंद नहीं आई कि वेलोर ग्रुप और मॉडरेट युवा अपराधियों को एक साधारण निजी सुविधा में इकट्ठा करें, कथित तौर पर उनकी मदद के लिए। कौन जानता था कि यहाँ किस तरह की संदिग्ध चीज़ें चल रही थीं। कुछ देर हिचकिचाने के बाद सनी ने आह भरी, तुम यहाँ जो भी प्रभारी है उससे बात करो, मैं चारों ओर देखता हूँ। उन्होंने प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड को अपने बैज दिखाए और हल्के प्रतिरोध के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। एफी युवा केंद्र के निदेशक को ढूंढने के लिए मुख्य भवन की ओर चल पड़ी, जबकि सनी कुछ देर गेट पर रुकी और फिर परिसर का जायजा लेने निकल गई। कुछ देर बाद वे कार के पास पुनः मिले। दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। तुम्हें क्या मिला? सनी की आवाज़ सम थी। एफी ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में कहा, पहले आप। उसने आह भरी, अच्छा, यह पूरी तरह से सामान्य लगता है। उसकी अभिव्यक्ति साफ हो गई। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे लगे कि इस जगह पर कुछ गड़बड़ चल रही है। डायरेक्टर एक बहुत अच्छी बुजुर्ग महिला हैं। उन्होंने मुझे वो सब कुछ बताया जो मुझे जानना ज़रूरी था, और जब उन्हें पता चला कि उस बच्चे की हत्या कर दी गई है तो वो वाकई बहुत परेशान थीं। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। ठीक है, मैं पूरे इलाके में घूमा और कुछ निवासियों से बात भी की। सब कुछ ठीक लग रहा है। युवा संतुष्ट हैं, उनकी अच्छी देखभाल हो रही है और वे खुश हैं। कोई अजीब सा माहौल नहीं है, कोई अजीब सा माहौल नहीं है। कुछ भी संदिग्ध नहीं है। मैंने जो कुछ भी देखा उससे ये पूरी तरह से एक वैध धर्मार्थ संगठन लगता है, जिसका वित्तपोषण और प्रबंधन भी अच्छी तरह से होता है, और हर कोई यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि इन बच्चों को एक उज्ज्वल भविष्य मिले। वे एक दूसरे को घोर असमंजस में देखते रहे। मॉडरेट एक असली चैरिटी क्यों चलाएंगे, और वो भी पूरी ईमानदारी से, स्वेच्छा से और बिना किसी गुप्त एजेंडे के। सनी के पास इस समय कोई छाया बोध नहीं था, जबकि उसकी बाकी इंद्रियां एक साधारण व्यक्ति के स्तर तक दब चुकी थीं। हालांकि उसके पास अभी भी उसका अनुभव, सहज बोध और अंतर्ज्ञान था, और फिर भी सब कुछ उसे बता रहा था कि परेशान युवाओं के केंद्र में कुछ भी भयावह या संदिग्ध नहीं था। यहाँ तक कि शैतान जासूस की सुप्त शत्रुता भी इस स्थान में कोई दोष नहीं ढूंढ सकी। एफी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। बहुत अजीब है। सनी सहमत होने को तैयार था। ये वाकई बहुत अजीब था, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। असल में वे कुछ करना भी क्यों चाहेंगे? ये सोचकर दुखी होना अजीब था कि युवाओं का नापाक मकसदों के लिए शोषण नहीं हो रहा था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। खैर, क्या तुम्हें कुछ पता चला? एफी एक क्षण के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया। ओह हाँ, जरूर। पीड़ित सचमुच किसी समय इस युवा केंद्र का निवासी था। हालांकि उसने लगभग 1 साल पहले सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इनमें से कई बच्चे या तो वेलोर ग्रुप द्वारा प्रायोजित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, या उन्हें रोजगार ढूंढने में मदद की जाती है। वेलोर ग्रुप में अनगिनत प्रारंभिक स्तर के पद हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे अंततः आंतरिक रूप से ही नौकरी पा लेते हैं। सनी ने भौहें उठाईं। तो पीड़ित वेलोर ग्रुप का कर्मचारी था? एफी ने सिर हिलाया। सचमुच। दरअसल वह इसकी कॉर्पोरेट सुरक्षा शाखा में काम करता था। असल में वह एक सुरक्षा गार्ड था, और इतना ही नहीं, वह वेलोर ग्रुप के मुख्य कार्यालय में तैनात था। सनी की निगाहें और तेज हो गईं। ओह, मतलब? एफी मुस्कुराए। सचमुच, उसे मॉडरेट से रोज़ाना मिलने का मौका मिलता था। तो अगर आप उस कमीने से मिलने जाने का कोई बहाना चाहते हैं, बधाई हो, ख्वाहिशें पूरी होती हैं। सनी ने गहरे मुस्कुराहट के साथ आकाश की ओर देखा। आसमान बादलों की मोटी परत से ढका हुआ था, इसलिए उसने मुंह बनाया और अपनी घड़ी की ओर देखा। फिर उसने धीरे से शाप दिया, अरे, मैं एनालॉग घड़ी से समय कैसे पढ़ सकता हूँ? एफी ने 1-2 बार पलकें झपकाईं। एनालॉग घड़ी क्या है? बीते ज़माने की बर्बर तकनीक को समझने में उन्हें कुछ मिनट लगे। शाम हो चुकी थी, ये समझकर सनी ने आह भरी। मुझे नहीं लगता कि हम इस समय मॉडरेट को काम पर देख पाएंगे। तो चलो कल सुबह उससे मिलने चलते हैं। एफी ने कंधे उचकाए। ज़रूर। तो क्या हम काम खत्म कर रहे हैं? उसकी आवाज़ में उत्साह की कमी थी, जिसके कारण सनी ने उसे गौर से देखा। अगर आप घर नहीं जाना चाहते तो आप मेरे घर पर रुक सकते हैं। माना कि शैतान जासूस सबसे साफ सुथरा इंसान नहीं था, लेकिन मुझे शक है कि आप थोड़ी सी गंदगी से डरकर भाग जाएंगे, इसलिए कोई बात नहीं। वह मुस्कुराए। क्या आप मुझे ऐसे ही आलसी कहते हैं? खैर, शुक्रिया, पर नहीं। मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को छोड़कर किसी अजनबी के घर रात बिताना मेरे जैसी औरत के चरित्र के अनुरूप होगा। तो मैं घर जाऊंगा। उसने चारों ओर देखा, फिर शर्म से कहा, या यूं कहें कि मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए परेशान करूंगी। साथ ही कॉल आने के बाद मैं बड़ी मुश्किल से समझ पाई थी कि घटनास्थल तक कैसे पहुंचूं। अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूं।
सनी ने आह भरी और पुराने टीवी को अनब्लॉक कर दिया। जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आ जाओ। साथ ही सनी जब अपने अंधेरे धूल भरे अपार्टमेंट में लौटा तो काफी देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खोलकर वह अंदर गया, उसे बंद किया और फिर उसे गौर से देखा। कैसे मज़ा! दरवाज़ा साधारण धातु की एक शीट से बना था, जबकि उसके चारों ओर की दीवारें सिर्फ कंक्रीट के पैनल थीं। दूसरे शब्दों में, एक सुप्त दुर्लभ प्राणी भी आसानी से दरवाज़ा तोड़ सकता था या दीवारों से टकराकर गिर सकता था। लेकिन फिर इस दुनिया में कोई घृणित प्राणी नहीं था, इसलिए ये दयनीय सुरक्षा उपाय किसी भी बिन बुलाए अपार्टमेंट में प्रवेश करने से रोक सकते थे। वैसे शैतान जासूस एक पागल आदमी था, और एक अच्छे कारण से। एक पुलिसवाले के तौर पर उसके बहुत सारे दुश्मन थे और उसके बुरे स्वभाव के कारण उसे कोई दोस्त भी नहीं मिला। इसलिए अपार्टमेंट में बिखरी खाली बोतलों में से एक ने वाकई एक काम किया। किसी और की आदत के मुताबिक सनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोतल को हैंडल पर सावधानी से टिका दिया। इस तरह अगर कोई आधी रात को ताले तोड़कर चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश करता तो बोतल जोर से गिरकर टूट जाती और उसे किसी घुसपैठिए की मौजूदगी का अंदाजा हो जाता। सनी की सुरक्षा आमतौर पर एक छाया द्वारा की जाती थी, इसलिए इस स्तर की सावधानी अपरिचित और नई दोनों ही लग रही थी। दरवाजे से दूर हटकर उसने अपने निवास स्थान का अध्ययन किया। हर जगह धूल, फर्श पर बिखरी खाली बोतलें और प्लास्टिक के खाद्य कंटेनर, हर कांच की सतह पर तेल के दाग और धारियां। एक आह भरते हुए सनी ने दरवाजे के हैंडल से बोतल हटाए और पर्दे खोले। फिर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और सफाई में लग गया। 1-2 घंटे बाद, आसपास के कूड़ेदानों में कुछ बार जाने के बाद, अपार्टमेंट आखिरकार इंसानी जिंदगी के लिए मुफीद लगने लगा। दरवाज़ा फिर से बंद करके सनी एक घिसी-पिटी कुर्सी पर बैठ गया और एक गहरी सांस छोड़ी। यह मानना हास्यास्पद था, लेकिन इतनी कम शारीरिक गतिविधि ने उसे थका दिया था। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, किसी भयानक दुर्लभ प्राणी से लड़ने से नहीं, बल्कि साधारण गुंडों और धूल से लड़ने से। ऐसा अपमान! वह नींद में था। हालांकि अपने थके हुए शरीर को बिस्तर तक खींचने से पहले सनी ने अपनी जेब से आदिम संचारक निकाला, कुछ देर तक अपरिचित इंटरफेस के साथ संघर्ष किया और अंततः वह सेंट द्वारा दिए गए नंबर को डायल करने में कामयाब रहा। कुछ पलों तक उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजती रहीं। फिर कम्युनिकेटर से उसके कथित थेरेपिस्ट की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ गूंजी, जिससे सनी न चाहते हुए भी कांप उठा। हाँ, वह कुछ क्षण तक रुका रहा, फिर तटस्थ स्वर में बोला, डॉक्टर सेंट, शुभ संध्या। मैं मिराज PD से जासूस सनलेस हूँ। मैं भविष्य के थेरेपी सत्रों पर चर्चा करना चाहता था। कुछ मिनट बाद उसने कम्युनिकेटर नीचे रख दिया और आंखें बंद कर लीं। संत की आवाज़ की गूंज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। ये बहुत अजीब है, उसकी बातें सुनना। इससे पहले कि सनी को पता चले, वह नींद की कोमल आगोश में चला गया। मिराज सिटी के एक अलग हिस्से में पहले एफी एक छोटे से आरामदायक विला के दरवाजे के सामने काफी देर तक खड़ी रही। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और अंदर चली गई। मम्मी, माँ, 2 ऊर्जावान बच्चे उसकी ओर दौड़े, उनके चेहरे खुशी और प्यार से चमक रहे थे। एफी उन्हें पकड़ने के लिए नीचे झुकी, फिर उन्हें हवा में उठा लिया और महसूस किया कि नन्ही बाहें उसकी गर्दन में लिपटी हुई हैं और उसके गालों पर चुंबन बरस रहे हैं। माँ घर आ गई है। माँ, माँ। इस अतिशय प्यारी मुस्कान को रोक न पाने के कारण एफी ने बच्चों को चूम लिया। उसकी बनावटी मुस्कान धीरे धीरे स्वाभाविक मुस्कान में बदल गई। अरे, ये प्यारे बच्चे कौन हैं? क्या तुम मेरे बच्चे हो? बिल्कुल नहीं, जब मैंने घर छोड़ा था तब मेरे प्यारे बच्चे बहुत छोटे थे। तुम एक ही दिन में इतने बड़े कैसे हो गए? ओह, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हफ्ते के अंत तक तुम माँ को गोद में लिए हुए होगे। जब वह बच्चों को बैठक कक्ष में ले गया तो वे खिलखिलाकर हंसने लगे। नहीं, एफी ने आया को जाने दिया और खुद बच्चों की देखभाल में लग गई। उसने उनके लिए अनजानी सामग्री से खाना बनाया, उन्हें अनजानी किताबें पढ़कर सुनाई, उनके साथ अनजान खेल खेले और अनजान बाथरूम में नहाते समय उनकी मदद की। उसके साथी के बच्चे उसके बच्चे से भी छोटे थे। वह बहुत जल्दी बड़ा हो गया था, जिससे वह उदास रहने लगी थी। इसलिए इन नन्हे मुन्नों के साथ समय बिताकर उसका मूड अच्छा हो गया। बेशक वे बिल्कुल भी बच्चे नहीं थे। वह प्यारा सा लड़का और वह प्यारी सी बच्ची जो उसे माँ कहती थी, वे दूसरे थे। वे भयानक, अथाह प्राणी जिन्हें महान दर्पण ने बच्चों का रूप दे दिया था। लेकिन वे इतने वास्तविक दिखते थे और इतने वास्तविक तरीके से कार्य करते थे। इससे भी अधिक, उसके समकक्ष की स्वप्न जैसी यादें अभी भी उसके मन में धुंधली नदी की तरह बह रही थीं। खुशी और मासूमियत के इन छोटे बंडलों के लिए वास्तविक प्रेम और स्नेह से भरी यादें, ठीक उसी तरह जैसे वह अपने लिए प्रचंड प्रेम और स्नेह से भरी थी। यह एक पागल कर देने वाला विरोधाभास था, खुद को उन छोटे बच्चों की देखभाल करते हुए पाना जो उसे अपनी माँ की तरह मानते थे, लेकिन उसके अपने नहीं थे। वे बच्चे जो मासूम और पवित्र थे, लेकिन साथ ही राक्षसी और डरावने भी। एफी खुद को लड़खड़ाता हुआ महसूस कर सकती थी।
लेकिन इन सब के बावजूद और बेहतर जानने के बावजूद वह उनके साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। शायद यह उसके अंदर की माँ का असर था, लेकिन बच्चों जैसी मुस्कान देखकर उसका दिल धड़क भी रहा था और दर्द भी। मैं क्या करने जा रहा हूँ। किसी समय उसके समकक्ष का पति काम से वापस आ गया। वह लंबा था, वह सुंदर था, वह सौम्य और मधुर था। लेकिन वह उसका पति नहीं था। वह आदमी नहीं था जिससे वह प्यार करती थी। उसके चेहरे के भाव अलग थे, उसकी आवाज़ अलग थी, उसकी मुस्कान अलग थी। और इसी वजह से उसके बारे में सब कुछ नफरत भरा था। बच्चे सो चुके थे और अब उसके और उसके पति के भी सोने का समय हो गया था। हालांकि एफी को यह मंजूर नहीं था। लो, तुम सोफे पर सो जाओ। उसने चौंके हुए आदमी को एक लुढ़का हुआ कंबल और एक तकिया दिया। उसने असमंजस भरी आंखों से उसकी ओर देखा। ओह डार्लिंग, मैंने क्या किया? एफी मुस्कुराए। दरअसल बेचारे ने क्या किया? वह उसे सच में यह नहीं बता सकी कि उसके बिस्तर पर सिर्फ एक ही आदमी को आने की इजाज़त है, उसका पति, और वह आदमी नहीं है। कि वह आदमी भी नहीं है, वह तो कोई और है जो आदमी होने का नाटक कर रहा है। इसलिए एफी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसे कई पीढ़ियों की महिलाओं ने आजमाया और परखा है। दूसरे पति को अपमानित दृष्टि से देखते हुए उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत है पूछने की? वाह, बस वाह। समझो, जब तक तुम समझ नहीं लोगे तब तक तुम सोफे पर ही सोओगे। वह आदमी पीला पड़ गया, लेकिन प्रिय, कोई आपत्ति न सुनते हुए उसने उसे बेडरूम से बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अंततः अकेले पाकर एफी ने राहत भरी सांस ली। अपने खाली बिस्तर को देखकर उसने फिर से आह भरी। अरे, क्या मैं ठगा गया? मैं सचमुच नहीं देख सकता कि इनमें से कोई भी चीज़ मुझे सुप्रीम बनने में कैसे मदद करेगी। मैं घर जाना चाहता हूँ। अगली सुबह सनी ने अपनी पीटीवी गाड़ी खराब मूड में एफी के घर के सामने खड़ी कर दी। वह एक भूरे रंग का कागज़ का थैला लिए दूसरे हाथ से छाता पकड़े जम्हाई लेती हुई खड़ी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वह अंदर घुस गई और उसे तिरस्कार भरी नज़रों से देखने लगी। आप लेट है, सनी ने धीमे स्वर में कोसा। क्या आप जानते हैं कि मुझे यहाँ तक आते समय क्या करना पड़ा? एफी ने कंधे उचकाए। पता नहीं। क्यों? सनी ने पीटीवी के स्टीयरिंग व्हील को झुंझलाकर धक्का दिया। मुझे इस कबाड़ को फिर से ईंधन देना पड़ा। फिर से? वह आश्चर्य से उसे देखती रही। क्या? बिल्कुल नहीं, इन चीज़ों को रोज़ाना ईंधन भरने की ज़रूरत होती है। उसने कुछ बार सिर हिलाया। यही तो मैं कह रहा हूँ। वह तीखा, ज्वलनशील ईंधन। पता चला वे इसे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जला देते हैं जितना मैं सार को जलाता हूँ। एफी ने एक दो बार पलकें झपकाईं, फिर अपना सिर हिलाया और सीट बेल्ट बांध ली। नहीं, लेकिन सच में, रोज़ाना, कितनी झंझट है। सनी इस बात से सहमत थे। जैसे ही वे अपने गंतव्य की ओर बढ़े, एफी ने बताया कि कल शाम अपने समकक्ष की यादों से वह क्या क्या याद रख पाईं। ज़्यादातर बातें पुलिस की प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल से जुड़ी थीं जिनका उन्हें पालन करना था, कागजी कार्रवाई, प्रेस को ब्रीफिंग, दूसरी टीमों के साथ समन्वय वगैरह। दरअसल मुझे कैप्टन का फ़ोन आ चुका है। कल दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां मुझे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए एक बयान देना है। पत्रकार निहिलिस्ट और उसके ताज़ा शिकार के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। जाहिर है वे पुलिस विभाग की आलोचना करने और उसे पकड़ने में हुई प्रगति की कमी पर अफसोस जताने के लिए भी बेताब हैं। मुझे लगता है कि मैं ही निशाना बन गया हूँ। सनी मंद मंद मुस्कुराए। हालांकि आपके लिए यह कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। फॉरगॉटन शोर के बाद से ही आप प्रोपेगेंडा मशीन के पसंदीदा रहे हैं। याद है आपके वो पोस्टर जो उन्होंने एनक्यूएससी में हर जगह चिपकाए थे? मेरा मतलब है, पहला बैच। एफी कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। हे भगवान, तुमने इन्हें देखा? वाह, क्या प्रभाव पड़ा है न? खैर, उसका कवच निश्चित रूप से था। सनी ने उपहास किया। उनमें से कुछ ने विशाल इमारतों के पूरे अग्रभाग पर कब्जा कर लिया था। आपको नज़रअंदाज करना मुश्किल था। वह मुस्कुराए और खिड़की से बाहर मिराज सिटी की इमारतों पर सजे रंग बिरंगे होर्डिंगों को देखा। वे भी प्रचार पोस्टर ही थे, बस एक अलग, कहीं ज़्यादा गूढ़ किस्म के। सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपने नागरिकों पर झूठे वृतांत थोपने के बजाय ये निजी उद्यमों द्वारा लोगों को अपने सामान खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए गए थे। ये कहना मुश्किल था कि कौन ज़्यादा आक्रामक था। यह अद्भुत भी है और भयावह भी, क्या तुम्हें नहीं लगता? सनी ने भौहें उठाईं। आपका क्या मतलब है? उसने खिड़की के बाहर शहर की ओर इशारा किया। ये दुनिया, प्रचुरता की दुनिया, इतनी चरम और चौंका देने वाली समृद्धि की यह अपने आप में एक समस्या बन गई है। एक ऐसी दुनिया जो अंतहीन विकास पर आधारित है और इसलिए खुद को कभी धीमा नहीं पड़ने दे सकती, चाहे थोड़ा सा भी, एक क्षण के लिए भी, चाहे आगे बढ़ने का कोई कारण हो या न हो। सनी कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कंधे उचका दिए। सच कहूं तो मुझे इस बात की ज़्यादा जानकारी नहीं है कि अंधकार काल से पहले की दुनिया कैसी थी।
मैं तो बस इसका रोमांटिक संस्करण जानता हूँ, मानवता का वह महान स्वर्णिम युग जब सारी समस्याएं शुरू नहीं हुई थीं, वगैरह। शांति और समृद्धि का एक खोया हुआ युग। लोग आमतौर पर इस समय को किसी खोए हुए स्वर्ग के रूप में देखते हैं। एफी मुस्कुराए। मुझे लगता है कि यह कुछ समय के लिए था। हम स्वर्ग के इतने करीब कभी नहीं आए थे। उसने आह भरी। बेशक, उस स्वर्ग के निर्माण का वित्तपोषण भविष्य से उधार लेकर किया गया था, जिसके कारण जब भुगतान का समय आया तो शुरू में ही सारी समस्याएं पैदा हो गईं। फिर भी मुझे यहाँ अच्छा लगता है। उसने अपना कागज़ का थैला खोला और उसमें से भूरे और सफ़ेद रंग से रंगा एक छोटा सा डिब्बा निकाला। क्या आपको पता है कि यह क्या है? सनी लगभग से हर उठा। उसकी आंखों में वो लहजा, वो चमक, वो सब उसे अच्छी तरह से पता था। यह अतृप्त लोभ और घोर जुनून का भाव था, जो सनी खुद भी रखता था जब वो आत्मा के टुकड़ों और खजानों के ढेर को देखता था। वह क्या है? एफी ने कांपती हुई सांस ली। यह शायद मानवता का अब तक का सबसे महान आविष्कार है। इसे कहते हैं चॉकलेट मिल्क। इस जमाने में यह है, लेकिन हमारे जमाने में नहीं, तो मैं अतीत की आलोचना कैसे कर सकता हूँ? तब से दुनिया सचमुच बर्बाद हो गई है। कार्टन खोलकर उसने एक बड़ा घूंट लिया और एक आनंदित मुस्कान के साथ पीछे झुक गई। आहे। सनी ने उसे संदेह भरी नज़र से देखा। क्या आपने संयोगवश इसे अपने बच्चों से चुराया है? एफी ने उसे नाराजगी भरी नज़र से देखा। क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस, उनके पास अभी भी सेब का जूस है, ठीक है। सनी ने धिक्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। ओह अच्छा, क्या आपके पास कम से कम एक और कार्टन है ताकि मैं भी उसे आजमा सकूं? एफी ने कागज़ को वापस अपनी छाती के पास लाकर उसकी ओर रक्षात्मक दृष्टि से देखा। नहीं, उसने क्रोध से उसकी ओर देखा। रुको, तुम अपने इस चॉकलेट दूध की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, बिना ये सोचे कि इसे अपने सीनियर के साथ साझा करोगे, है न? एफी कुछ देर तक मुंह खोले उसे देखती रही। सुनो सीनियर, मैं एक बढ़ती हुई लड़की हूँ। सनी का गला लगभग घुट गया। बढ़ती हुई लड़की? तुम कहाँ बढ़ने की योजना बना रही हो? अगर तुम और बड़ी हुई तो तुम्हारा सिर छत से टकरा जाएगा। एफी मुस्कुराए। क्या ईर्ष्या? जवाब देने के बजाय सनी ने उसका पेपर बैग छीन लिया। अरे, इसे वापस दो। कार थोड़ा डगमगाए और अपने रास्ते पर चलती रही। जल्द ही वे वेलोर ग्रुप के मुख्यालय पहुंच गए। इमारत को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। यह एनक्यूएससी के छात्रावास के छत्तों जितनी ही ऊंची थी और कांच के शिखर की तरह परिदृश्य से ऊपर उठी हुई थी। नीचे जमीन पर खड़े होकर, चाहे कोई कितनी भी गर्दन क्यों न उठाए, उसे झुकते हुए देखना नामुमकिन था और कोशिश करने पर ही सिर घूमने लगता था। एफी ने सीटी बजाए। आप जानते हैं, वेलोर ग्रुप का मुख्य कार्यालय एक अलग गगनचुंबी इमारत में हुआ करता था, जो मिराज सिटी की सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन फिर एक अलग समूह ने एक और इमारत बनाई जो उससे भी ऊंची थी, और फिर एक तीसरे समूह ने उससे भी ऊंची इमारत बनाई। आखिरकार वेलोर ग्रुप ने यह इमारत बनाई जो वर्तमान में सबसे ऊंची है। वह मुस्कुराए। इन लोगों को यह नापना बहुत पसंद है कि किसका टावर सबसे बड़ा है ना? मुझे आश्चर्य है कि टावर के आकार के प्रति उनके जुनून के पीछे क्या कारण हो सकता है। सनी कुछ क्षणों तक कांच की गगनचुंबी इमारत को देखता रहा। मुझे उनकी टावर मापने की प्रतियोगिताओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वैसे वेलोर ग्रुप आखिर करता क्या है? मतलब, उनका काम क्या है? एफी ने अपना सिर खुजलाया। सब कुछ उनका काम है। आपका कम्युनिकेटर, उन्होंने इसे बनाया है। आपका पीटीवी, उन्होंने इसे बनाया है। आपका अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, उन्होंने इसे बनाया भी है और इसके मालिक भी हैं। आपका फर्नीचर, आपके कपड़े, आपका खाना, आपके पुलिस वाले, आपके राजनेता। मिराज सिटी में आप जिस किसी चीज़ की ओर इशारा करते हैं, संभावना यही है कि वह वेलोर ग्रुप की वजह से ही मौजूद है। सनी कुछ देर तक चुप रही। कितना विचित्र है। फिर उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तो चलो, वेलोर ग्रुप के सीईओ को नीचे ले चलते हैं, क्या हम ऐसा करें? एफी हंसी। मैंने सोचा था कि तुम कभी नहीं पूछोगे। वेलोर टावर की लॉबी उसके बाहरी भाग की तरह ही आकर्षक और शांत दमनकारी थी, इतनी अधिक कि सनी और एफी, जो यहाँ स्मार्ट बिजनेस सूट नहीं पहने हुए दो व्यक्ति थे, वे भी बहुत ही बेमिल लग रहे थे। एफी इतनी आकर्षक थी कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी, लेकिन उसका ढीला ढाला एथलेटिक पहनावा बहुत ही अनौपचारिक और मैला लग रहा था। जहाँ तक सनी की बात है, तो उसके सस्ते, साधारण पुलिस वाले कपड़े पैसे और ताकत के इस भव्य मंदिर में बिल्कुल ही जर्जर और अनुपयुक्त लग रहे थे। फिर भी दोनों ने स्वयं को पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया, मानो वह स्थान उनका अपना हो, जिससे उन्हें और अधिक ध्यान मिला। ये रहा। विशाल रिसेप्शन डेस्क पर जाकर सनी ने अपना बैज निकटतम रिसेप्शनिस्ट को दिखाया। मिराज पीडी के जासूस सनलेस और जासूस एथेना, हम यहाँ मिस्टर मॉडरेट से मिलने आए हैं। युवती ने उन दोनों के बीच खोई हुई नज़र से देखा, कम से कम एक पल के लिए। फिर उसकी ट्रेनिंग काम आई। उसके चेहरे के भाव तुरंत एक बेहद विनम्र ईंट की दीवार जैसे हो गए और उसने एक बेदाग तटस्थ मुस्कान के साथ कहा, ओह ओह,
मैं समझ गया। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? सनी ने मन ही मन अपने शब्दों का अनुवाद किया। कोई संभावना नहीं, चले जाओ, किसानों। बेशक, वेलोर ग्रुप के सीईओ से कोई भी नहीं मिल सकता था। दरअसल, बहुत कम लोग ही मिल पाते थे और कुछ मामूली जासूस तो उस छोटे, बेहद कुलीन वर्ग में तो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की मुस्कुराहट का जवाब अपनी मुस्कुराहट से दिया। नहीं, क्या आपको सुनने में दिक्कत है? उसने पलकें झपकाईं। माफ़ करें, एफी सुस्ती से मेज पर झुक गई। मेरा पार्टनर सोच रहा था कि उसने जो कहा था उसका कौन सा हिस्सा आप सुन नहीं पाए। क्या वह जासूसी था या मिराज पीडी? या फिर आपको लगता है कि पुलिस अधिकारियों के पास दिन भर करने के लिए कुछ नहीं होता और वे बिना किसी वजह के आपके सीईओ को ढूंढ लेंगे? हमें उनसे मिलने के लिए एक ज़रूरी और आधिकारिक वजह चाहिए, इसलिए जल्दी कीजिए और उन्हें हमारे साथ एक कमरे में ले आइए। सनी ने अपनी भौहें उठाईं और अपना बैज हवा में लहराया। या तुम अंधे हो? क्या तुमने हमारी पहचान नहीं देखी? रिसेप्शनिस्ट ने अपनी पेशेवर मुस्कान बरकरार रखी। मुझे यकीन नहीं है कि मैं। एफी ने अपना सिर हिलाया और जोर से कहा, रुको, नहीं, वे एक बहरी, अंधी लड़की को रिसेप्शन पर नहीं रखेंगे, ये तो क्रूरता होगी। शायद उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है कि निहिलिस्ट घूम घूम कर लोगों को मार रहा है। तब तक वे धीरे धीरे सुरक्षा गार्डों से घिर चुके थे, जो इस बारे में कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रहे थे। सनी ने आह भरी और फिर उसी ऊंची आवाज में कहा, लोगों की हत्या, अपने ही साथियों समेत। कितनी शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि वेलोर ग्रुप पुलिस अधिकारियों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहा है और जांच में मदद करने से इनकार कर रहा है। क्या वे बस बेपरवाह हैं या उनके पास छिपाने के लिए कुछ है? हे भगवान, घटनाओं का कितना दुखद मोड़। बेचारी रिसेप्शनिस्ट को इस मुसीबत में डालने के लिए उसे थोड़ा अपराधबोध हुआ। भगवान जानते थे कि वह शायद बस दिन काटने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन साथ ही वह नर्क के द्वार पर पहरा दे रही थी, इसलिए थोड़ी बहुत यातना तो आनी ही थी। उस समय तक सुरक्षा गार्ड उसे और एफी को घेर चुके थे और एक दूसरे को परेशान भाव से देख रहे थे। तेज आवाज़ों ने एक छोटी सी भीड़ भी इकट्ठा कर ली थी। अगर दफ्तर के कर्मचारी किसी एक बात के लिए जाने जाते थे तो वो ये कि वे अक्सर बोरियत से जूझते थे। इसलिए वे गपशप को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ड्रामा करने से नहीं चूकने वाले थे। सनी यही चाहता था। वह जानता था कि मॉडरेट तक पहुंचना आसान नहीं होगा, दरअसल कुछ ही समय में ये लगभग नामुमकिन था। यहाँ तक कि यदि वेलोर ग्रुप के किसी कर्मचारी की निहिलिस्ट द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वे सीधे सीईओ से पूछताछ कर सकते थे। उन्हें पहले कुछ महत्वपूर्ण लोगों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा, जो किसी गरीब अधिकारी से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। तो वह उस लंबी और कठिन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार था। लॉबी में हंगामा खड़ा करना तो बस पहला कदम था। सार्वजनिक उपद्रव की धमकी से वेलोर ग्रुप के किसी उच्च पदस्थ अधिकारी को उन्हें मनाने के लिए मजबूर होना पड़ता, जो एक शुरुआत थी। एफी ने आह भरी और सैंडविच निकालने के लिए अपने पेपर बैग में हाथ डाला। धीरे से बैग खोलते हुए उसने कहा, अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कल प्रेस को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा। बस इतना कि वेलोर ग्रुप के साथ सहयोग करने की हमारी कोशिशों को दुर्भाग्य से उत्साह की कमी का सामना करना पड़ा। अगली बार जब निहिलिस्ट हमला करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर ही मेरा दिल टूट जाता है। क्या इसे रोका जा सकता था? क्या वेलोर ग्रुप मदद कर सकता था? मुझे लगता है हम कभी नहीं जान पाएंगे। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, फिर उसने एक वरिष्ठ सहकर्मी को कई नज़रों से देखा। आखिरकार वह हल्की सी मुस्कुराए। अरे नहीं, मुझे डर है कि आपने गलत समझा है, जासूसों। मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करने दीजिए और देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। कृपया आराम से बैठिए। क्या आप एक कप कॉफ़ी लेंगे? सनी ने एक बार फिर अपने शब्दों का अनुवाद किया। चुप रहो और तमाशा मत करो, कमीनों। अच्छे बच्चों की तरह एक कोने में बैठ जाओ जब तक हम तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए कोई बलि का बकरा ढूंढते हैं। उसी समय होमिसाइड डिवीजन कैप्टन पर फोन कॉलों की बाढ़ आ जाएगी, जिस पर आधा दर्जन लोग चिल्लाकर उसे याद दिलाएंगे कि वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रण में रखे। सनी ने घबराए हुए सुरक्षा गार्डों की ओर देखा, फिर रिसेप्शनिस्ट की ओर। अंततः उसने कंधे उचका दिए। मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए। क्या आपके पास चॉकलेट मिल्क है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे बहुत अजीब नज़र से देखा। क्या? मुझे यकीन नहीं है। सनी ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अधिक महत्वपूर्ण बलि का बकरा पाने के लिए दबाव डालना जारी रख पाता और इस तरह सर्वशक्तिमान वेलोर ग्रुप के अगम्य ईश्वरीय सीईओ तक पहुंचने के लिए कुछ कदम दूर हो पाता, अचानक पीछे से एक मधुर आवाज़ गूंजी। माफ़ कीजिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। सनी जम गया। एफी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने एक दूसरे को तनाव भरी निगाहों से देखा, फिर धीरे से मुड़ गए। उनके पीछे एक आकर्षक व्यक्ति, जो बेदाग ढंग से सिलवाया गया, थोड़ा भड़कीला किंतु सुरुचिपूर्ण सूट पहने हुए था, अंगरक्षकों के घेरे में खड़ा था।
वह लगभग 30 साल का लग रहा था, लंबा और एकदम सुडौल, गोरी त्वचा और काले काले बालों वाला। उसका चेहरा थोड़ा तीखा था, बिल्कुल सुंदर नहीं, लेकिन साथ ही आकर्षक और अजीबोगरीब रूप से सुंदर। उसके बारे में हर चीज़ धन और उच्च वर्ग की झलक देती थी। उसके खास सूट का पन्ना सा कपड़ा, उसकी आलीशान घड़ी की सूक्ष्म भव्यता, उसके कफलिंग और टाइपिन पर लगे कीमती रत्न। लेकिन धन से अधिक उस व्यक्ति में शक्ति की भावना जागृत हुई। यह उनके पिता के दमनकारी आभामंडल से बिल्कुल अलग तरह का व्यक्तित्व था। इसके बजाय वह व्यक्ति मिलनसार और सौम्य लग रहा था। फिर भी कोई भी ये बता सकता था कि वह असाधारण व्यक्ति है, सिर्फ इसलिए कि वह कितना शांत और सहज लग रहा था, मानो दुनिया की कोई भी चीज़ उसे परेशान कर ही नहीं सकती। उसकी टाई ढीली थी और उसकी डिज़ाइनर शर्ट के कुछ बटन स्टाइलिश ढंग से गायब थे। उसके चेहरे पर एक सहज, सुकून भरी मुस्कान थी और उसकी अजीब आंखों में जिज्ञासा की एक चिंगारी थी। उसकी आंखें तरल चांदी के दो कुंडों जैसी थीं, जो दुनिया को खुद पर प्रतिबिंबित कर रही थीं। उनके अजीब हाव भाव देखकर उस आदमी ने कई बार पलकें झपकाईं। ओह, मेरे शिष्टाचार कहाँ हैं? मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। लेकिन निस्संदेह उस व्यक्ति को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। वह वेलोर ग्रुप के युवा सीईओ थे। मॉडरेट